आज मैं आपको रूट चक्र की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। ये आपके शरीर में क्या काम कर रहा होता है और इससे संबंधित जो मैं आसन करता हूँ या योगासन कहें या फिजिकल एक्टिविटी कहें तो उसके क्या लाभ हैं। एक्चुअली ये आपके गुदाद्वार के समीप में होता है यह चक्र, जिसको मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। और इसका पॉजिटिव साइड ये है कि ये आपको एनर्जेटिक बनाए रखता है, आपको इंथुजियास्टिक बनाए रखता है। और आपके बोन्स मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करके रखता है। बोन्स और मसल्स की स्ट्रेंथ है जो ज्यादातर लोग वीक फील करते हैं। और ये आपको एनर्जेटिक बनाकर रखता है, आप में उत्साह भर के रखता है। और सकारात्मक सोच आप में पैदा करता है। और इस रूट के जो गॉड कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं शिवा, दैट इज शिव भगवान, जिसको आप शंकर भगवान और कई दूसरे नामों से भी बोलते हैं। तो आप सुबह सुबह अगर इस रूट चक्र से संबंधित जो मैं कुछ अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी में इसको शामिल किया हुआ है, जो मेरी जो हेल्थ चैलेंजेस रहे थे, जो बोन और मसल से ही रिलेटेड रहे थे, तो इसका अभ्यास मैं प्रतिदिन पिछले कई महीनों से करता रहा और इसमें मुझे काफी लाभ मिले हैं। तो इन्हीं को मैं हर दिन सुबह करता हूँ। और इसको मैं लेट से अभी फिर से रिपीट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो ज्यादा रिपीटिशन ना करते हुए इसको क्या करना है कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज करते हैं वो आप पालथी मारकर, है ना, सु- सुखासन में जैसे आराम से आप बैठ सकते हैं, दोनों पैरों के पैर रखकर। और उसमें आप स्पाइन की रोटेशन करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सांसों के साथ ये जितने भी मूवमेंट्स होंगे वो सांसों से संबंधित होंगे। जब आप सांस लेते लेते हैं तो वो पीछे की तरफ जाता है, और रोटेशन जब आप सांस छोड़ते हैं तो आगे की तरफ आती है। मैं 5-5 बार इसको रिपीट करके आपको बता रहा हूँ। ये आपकी एक मूवमेंट हो गई। फिर दूसरी मूवमेंट है आपकी, ये एंटी क्लॉकवाइज करी थी, अब क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। जैसे भी सुविधा हो, पहले आप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। पहला मूवमेंट मैं ये कर रहा होता हूँ। दूसरी मूवमेंट इसमें आपने करनी होती है, दोनों हाथों को ऊपर कर, दोनों हाथों को साथ में फोल्ड कर, है ना। और इसमें आप देखेंगे, इसमें अब फिर से स्पाइन की रोटेशन हो रही है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये तो लोअर स्पाइन की थी, ये मिड और अपर स्पाइन लगभग आपकी मूवमेंट होती है। और मैंने पहले भी बात करी है कि स्पाइन में आपकी सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है। जितनी भी आपकी ऊर्जाएं हैं वो आपके तंत्रिका तंत्र से ही प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब आप सुबह सुबह आप अपने तंत्रिका तंत्र को स्टिमुलेट कर रहे हैं, जो दिन भर आपको ऊर्जावान बनाकर रखेगा। ये भी सांसों के साथ ही हो। फिर अपने हाथों को नीचे कर 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, अपनी सांसों को नॉर्मल आने देंगे। फिर दूसरे स्टेप का अभ्यास शुरू करेंगे। ये सारे मूवमेंट्स मैं 10-10 बार कर रहा होता हूँ। अभी चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसे 5-5 बार करा है। अब नेक्स्ट मूवमेंट हम करते हैं। इसमें आप अपनी
स्पाइन को आगे पीछे रोटेट कर रहे होते हैं, सांसों के साथ अपनी स्पाइन की मूवमेंट पीछे जाएगी और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। सांस लेते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर। ये मूवमेंट भी आपने 10 बार करनी है। पारुल जी, आप नहीं करेंगे इसको? वैसे लोगों को नहीं करना है जिनको अभी लोअर बैक में ज्यादा पेन हो, डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो, या कोई स्पाइन की सर्जरी हो रखी है रिसेंट पास्ट में। बिना डॉक्टरी सलाह के इसको न करेंगे। प्रेग्नेंट लेडी में भी मैं इसे यूजुअली अवॉइड करने बोलता हूँ। जब आप डिलीवर कर जाएं तो फिर आप इसको अपने अभ्यास में ले सकते हैं। ये तीसरा स्टेप कर रहा होता हूँ। चौथा स्टेप आपने इसमें सांस छोड़ते हुए लैटरल बेंडिंग करनी है, सांस लेते हुए बीच में आना है। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, 2 बार रिपीट करके बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसे 5 बार राइट साइड और 5 बार लेफ्ट साइड कर रहा हूँ। सांस छोड़ते हुए दाहिने साइड। सांस लेते हुए मध्य में आना है। और ये सारी प्रोसेस बहुत धीरे होंगी सांसों के साथ। सांस छोड़ते हुए फिर लेफ्ट साइड। आपकी दोनों थाई जो है वो जमीन से सटी होनी चाहिए, उठनी नहीं चाहिए। और ये फोर आर्म का जो पोर्शन है वो जमीन से टिका हुआ। सांस लेते हुए फिर मध्य में आएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी बगल। सांस लेते हुए फिर मध्य में आएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए मध्य में आ जाएंगे। पहला स्टेप मैंने करा था लोअर स्पाइन की रोटेशन। फिर आपने हाथ ऊपर रख के रोटेशन की थी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपने स्पाइन को आगे पीछे रोटेशन विथ ब्रीथ। फिर लैटरल बेंडिंग स्पाइन की करी। ये 4 स्टेप।
फिर पांचवें स्टेप में आपको किताबों की तरह, जैसे किताबों को खोलते हैं वैसे ही अपने हिप जॉइंट को ओपन और क्लोज करनी है, लाइक दिस, है ना। इसको ऐसे ही आपको ओपन और क्लोज करनी है 10 टाइम्स। सांस छोड़ते हुए मध्य, है ना, और सांस लेते हुए नीचे। ये 10 बार आपने करनी है। उसके बाद इस घुटने को इस पैरों के तलवे में सटाना है, इस तरह से मूव करके। ये मूवमेंट होती है, ये आपने 10 बार करनी है। के बाद आप दोनों पैरों के तलवों को साथ में सटाकर तितली आसन बोलते हैं। इसे 50 से 100 बार आप रिपीट कर सकते हैं, बटरफ्लाई पोस्चर बोलते हैं। ये बहुत सारी जगह अलग अलग करके दी है और मैंने इसे रूट चक्रा के लिए एक जगह समायोजित किया। ये एक्सरसाइज महिलाओं के लिए भी अच्छा होता है, जो अगर कंसीव करने से पहले से और पहले ट्राइमेस्टर में अभ्यास करते हैं, तो स्पाइन जो पेरिनियल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी उनके लिए आसान होता है। लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में इसे मैं यूजुअली करने को ना बोलता हूँ। लास्ट ट्राइमेस्टर में ना करें तो बेहतर है। ये 50 से 100 बार आप कर सकते हैं। तो लेकिन ये गायनिक तो हमें बोलती है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में ये ज्यादा करना चाहिए, उससे पेल्विक मसल्स और स्ट्रांग होती हैं। और लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है, और दूसरे डेली रूटीन जो फिजिकली बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल कन्फाइंड टू बेड होते हैं, जो नॉर्मल डेली रूटीन एक्टिविटी है दैट यू कैन, है ना। जो डेली रूटीन एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं, उसमें हेवी वेट उठाने को मना करते हैं। अदरवाइज जो डेली रूटीन एक्टिविटी, हाउस होल्ड वर्क, दैट यू कैन डू कन्फाइंड ना हो। मूवमेंट शुड बी देयर, क्योंकि मूवमेंट नहीं होने से तब मसल स्पाजम में जाती है। जो लोग बिल्कुल हाउस होल्ड वर्क नहीं करते हैं उनको ये बोलेंगे भाई ये कम से कम कर लो, जो आपका कम से कम पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो मूवमेंट में रहे, क्योंकि मूवमेंट नहीं होने से ही आपकी मसल स्पाजम में जाती है ना। सुबह जब रात में आप शिथिल होते हैं, सोते हैं, तो आपकी सारी मांसपेशियां शिथिल हो चुकी होती। तो जब आप इसे स्पाइन को आप एक्टिवेट करते हैं तो सारे मसल्स भी एक्टिवेट कर रहे होते, लोअर ग्रुप्स के, है ना। और लोअर ग्रुप ऑफ जो रेक्टम है, सिग्मोइड कोलून है, वहां की भी ब्लड फ्लो बढ़ जाती है, और ये आपके लोअर बावल के हेल्थ को भी बढ़िया कर रहा होता है। तो ये रूट चक्रा के आसन हैं। और भी इसमें स्टेप्स हैं, तो अभी मैंने जो स्टेप्स बताए उसके आगे के स्टेप्स में मैं बता रहा हूँ। आगे के स्टेप्स में आपको इस कदर बैठ जाना है, दोनों हथेलियों को जमीन से टिकाना है, और अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ उठाना, इस कदर, और नीचे कर फिर इसको अपने थाइज में सटाने की कोशिश करनी है। ये 10 रिपीटेशंस होनी चाहिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये 10 रिपीटेशन आपने करनी है। उसके बाद कैट्स पोजीशन बोलते हैं। आपको अपने दोनों हथेलियों के ऊपर बल डालते हुए और दोनों घुटनों के ऊपर बल डालते हुए
इस कदर आपको पोजीशन बनानी है, और सांस लेते हुए आपके स्पाइन को अकड़ाना है, ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ ले जानी है, और सांस छोड़ते हुए आपके स्पाइन को बेंड करना है जमीन की तरफ, इस कदर। ये आपको 10 बार करनी है। नेक्स्ट मूवमेंट होता है आपका, आप बिल्कुल अपने घुटने के ऊपर खड़े हो जाएंगे, कमर के ऊपर हाथ रख, सांस लेते हुए आपको पीछे की तरफ जाना है, और सांस छोड़ते हुए अपने सिर को जमीन से टिकाना है। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सिर को जमीन से टिकाना है। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस लेते हुए। बहुत जल्दी में ना करेंगे, इसे बहुत धीरे धीरे करना है। और यूजुअली जॉइंट्स के, सारे जॉइंट्स के मूवमेंट तो चलने फिरने से आपका हो जाता है, लेकिन स्पाइन की मूवमेंट आपकी नहीं हो पाती है, जहां पर सुषुम्ना नाड़ी, स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसकी मूवमेंट हम लोग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और जब इसकी मूवमेंट होती है, इसके अराउंड जो लिम्फेटिक्स हैं वो भी मूव कर रहा होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि आपकी जॉइंट मूवमेंट से लिम्फेटिक्स मूव करती है। लिम्फेटिक्स की अपनी कोई चैनल नहीं होती है, दो चीजें, मूवमेंट्स एंड डीप ब्रीदिंग। लिम्फेटिक्स में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं उसको ये मूव कर रहा होता है। ये एक स्टेप है। इसके आगे की स्टेप है, आपको मलासन में बैठना है। जितनी देर बैठ सकते हैं सहजता से, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, है ना? मलासन में आपको बैठना है। आप अपने दोनों पैरों को जमीन से टिकाकर थोड़ा भी शेप बनाएंगे, और ये केहनियों को अपनी जंघों से टिका कर रखेंगे, और ये प्रणाम मुद्रा में, और इस केहनियों से अपने जंघा के ऊपर दबाव डालेंगे ताकि वो हल्का पीछे की तरफ जाए, और अपनी स्पाइन को सीधी रखेंगे, और सांसों पर ध्यान। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है उनको इस आसन से काफी लाभ मिलता है। मलासन बोलते हैं इसे। जितनी देर सहजता से बैठ सकते हैं बैठेंगे। शरीर के ऊपर ज्यादा भार दबाव ना लगे। अगर आप 10 सेकंड ही बैठ सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे। आप इसे बढ़ाते हुए 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी बैठने का अभ्यास कर सकते हैं। इस मुद्रा में बैठे हुए अब बस सांसों पे ध्यान देनी है आप। सांस भीतर जा रही है, सांस भीतर आ रही है। इसके आगे की एक मुद्रा है, उसको मैं बता रहा हूं। आपको अपने दोनों घुटनों के बल इस कदर होना है, और
अपने नितंब को, हिप को पीछे की तरफ ले जाना है, यूं। और फिर आप इसको पारुल जी रिपीट नहीं करेंगे। और सिर को आगे की तरफ करते हुए भुजंगासन की। और ये आपका घुटना हमेशा जमीन से टिका हुआ होगा, घुटना जमीन से उठना नहीं है। सांस लेते हुए ये पोजीशन होगी आपकी। इसे भी आपने 10 रिपीटेशन करनी है। और आप लोग देख सकते हैं मेरी हेल्थ चैलेंजेस रही है एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, जिसको मेडिकल साइंस बोलती है। बैम्बो स्पाइन हो जाती है, स्टिफ स्पाइन हो जाती है, लोग बेंड नहीं कर पाते हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, और मैं कितनी सहजता से सारे मूवमेंट्स को आपके सामने कर रहा हूं। सो दिस बॉडी हैज गॉट इमेंस हीलिंग कैपेसिटी, इमेंस हीलिंग कैपेसिटी। इसके बाद एक और पोज करते हैं जिसे बालासन बोलते हैं, और आप देखेंगे मैं कितनी सहजता से इसको मैं कर पा रहा हूँ। 2013 की बात है जब मुझे इस मेडिकली नेम डिजीज की पता चली थी। और 2019 में मुझे फ्लेयर अप हुई थी इसकी बहुत ज्यादा, दोनों घुटनों में इफ्यूजन हुई थी, और मैं बिस्तर में चला गया था, उठकर चल भी नहीं सकता था। स्टेरॉइड और बायोलॉजिक्स के इंजेक्शन के बाद कुछ दिनों राहत हुई फिर से। ये घटना 2019 मई की है। उसके बाद 2019 में ही नवंबर में लगभग मुझे 45 दिनों 60 दिनों का लो ग्रेड फीवर रहा, फिर से नी जॉइंट में फ्यूजन, वेलोर में मैं गया, और उस समय ऐसी स्थिति हुई कि मैं 7-8 महीने बिल्कुल बिस्तर पे था। और फिर मैंने ढूंढना देखना शुरू किया क्या बिना दवाइयों की जिंदगी जी जा सकती है। एंड विथ गॉड ग्रेस आई गॉट मेनी थिंग, आई एक्सप्लोर्ड मेनी थिंग। जो मेरी मेडिकल साइंस की बुक्स है उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, स्पेशली नेचर की ओर। बॉडी हील्स फ्रॉम विद इन, जैसा नेचर में है। जो जितने भी जीवित प्राणी हैं जो ह्यूमन के कांटेक्ट में नहीं है उनके लिए कोई अस्पताल नहीं है, वो बीमार पड़ते हैं और खुद ठीक होते हैं। जो ह्यूमन कांटेक्ट में नहीं है, जो ह्यूमन कांटेक्ट है में है, जैसे डॉग एंड कैट, दे आर कॉमन पेट, जो लोगों ने पाल रखा है गाय भैंस से, उनके लिए डॉक्टर बने हैं। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल हैं, जो जंगलों में है, उनके लिए कोई अस्पताल नहीं है और वो खुद ठीक हो रहे होते हैं। और यही चीज मुझे भी उसका रहस्य पता चला, और मैं उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। और आपके सामने देखेंगे बहुत आराम से मैं किसी भी पोज में जा सकता हूँ जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। इसके बाद का आसन है बालासन, जो आपको काफी रिलैक्स करता है। इसमें जो आपके स्ट्रेच आई है, थोड़ी मांसपेशी खिंचाव हुए हैं, वो सारी चीजें आपकी रिलैक्स होंगी। आपको इस कदर पद्मासन में बैठना है, और सांस छोड़ते हुए अपने सीने को, सिर को आगे की तरफ करना है, जमीन से टिकाना। इसके साथ जबरन नहीं करनी है। अगर अगर आपकी स्पाइन बहुत नीचे तक नहीं आ सकती है तो सामने आप कोई ब्लॉक रख सकते हैं, एक तकिया रख सकते हैं। अगर उस पे भी आपका सिर ना टिके तो दो तकिया सामने रख सकते हैं। उस पे भी अगर आपके स्पाइन की वैसी मोबिलिटी नहीं है, तीन तकिया भी रख सकते हैं, है ना। आगे सामने कोई ब्लॉक रख लेंगे अगर आपका स्पाइन आगे बेंड नहीं कर रहा है तो। बहुत सहजता से करेंगे इसको, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, और हाथों को आगे फैलाते जाना है सांस छोड़ते हुए। ये अपने आप में एक चमत्कार है, और लगभग 10 साल की हिस्ट्री हो गई, और मैंने कई सारे पेशेंट देखे हैं एनकाइलोजिंग के, जिनके स्पाइन की मोबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इतनी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी की बात तो भूल ही जाइए, जितना मैं आपके सामने कर रहा हूँ। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी की बातें तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए। आप बिल्कुल देख रहे हैं मैं कितनी सहजता से ये बालासन कर पा रहा हूँ, बिना किसी दर्द तकलीफ के।
नॉर्मल हेल्दी बीइंग जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो भी शायद इस आसन को इतनी आसानी से ना कर पाए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। सांसों के ऊपर ध्यान, सांस अंदर सांस बाहर। नासिका छिद्र के ऊपर अपना ध्यान रखेंगे। जितनी देर आप सहजता से कर सकते हैं करेंगे, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी इसे कर सकते हैं अगर आपके पास वक्त हो। नहीं तो कम से कम 1 मिनट जरूर इस मुद्रा में रहेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी, जब आप इस पोजीशन में रहते हैं तो आपके काफ मसल्स की जो ब्लड है, थाइस की जो मसल है, आपके एब्डोमेन की तरफ आती है, और वो फिर आगे आपके सिर की तरफ भी आती है। तो आपके ब्रेन में, मैंने पिछले सेशन में बताया था कि लगभग 25% ग्लूकोज जो है वो आपका मस्तिष्क इस्तेमाल कर रहा होता है, और 20% ऑक्सीजन आपका इस्तेमाल। तो ज्यादा ब्लड प्रवाहित आपके मस्तिष्क की ओर होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन में जाएगा, आप ज्यादा काम फील करेंगे इस आसन के साथ। अभी दूसरा आसन इसके साथ ही मैं बता रहा हूँ, ये रूट चक्र का आसन नहीं है, लेकिन चूंकि इससे संबंधित है इस पोजीशन से, इसलिए मैं, एक मंडूकासन होती है आसन, जो आपके सोलर प्लेक्सस, सोलर चक्र जिसे बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करती है। अपने हाथों के इस अंगूठे को, ये जोड़ जो इसको पीआईपी बोलते हैं, इसको डीआईपी, डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट, ये जो, ये जोड़ है, इसको आप अपने नाभि के ऊपर टिकाएंगे। मंडूकासन इसे बोलते हैं। और बाएं हाथ से और दाहिने हाथ को इसके ऊपर रखेंगे, और सांस छोड़ते हुए सामने, और सिर को जमीन से टिका देंगे। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। इस मंडूकासन के बहुत सारे फायदे हैं। जिस किसी को भी कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, आईबीएस, कोलाइटिस जैसी समस्याएं हैं, वो इससे दूर होती है। और आपकी पाचन शक्ति अच्छी होती है। इससे इंसुलिन का भी स्राव बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। जिनको डायबिटीज की समस्या है, ये मंडूकासन का अभ्यास साथ में ही कर सकते हैं। एक्चुअली ये रूट चक्र के अभ्यास में नहीं आता है, क्योंकि मैं इसको बता रहा था तो साथ में इसको भी इंक्लूड कर लिया। इसके बाद जो आपने अपने शरीर में हरकत करी है, तो अंतिम में आप इसे शांत भी करेंगे। उसके लिए आपने डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। या तो आप बॉक्स ब्रीदिंग कर लें, या लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग कर लें, या फिर 1:4:2 कर लें। तो मैं प्राय 1:4:2 का अभ्यास 10 रिपीटेशन में करता हूँ। मैं अभी 2 से 3 रिपीटेशन आपको बस करके बता रहा हूँ। 1:4:2 टेक्निक जो आपको काम करेगा। उसके बाद मैं 11 बार ओम का चैंटिंग करता हूँ। उसके बाद 5 से 10 बार भ्रामरी प्राणायाम करता हूँ। उसके बाद मैं शवासन में 10 मिनट लेट जाता हूँ। ये मेरा हर दिन का अभ्यास होता है। शाम के वक्त में भी मैं कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ। क्या करता हूँ उसके बारे में मैं बता रहा हूँ किसी दूसरे वीडियो में, है ना।
मैं 2 से 3 बार 1:4:2 ब्रीदिंग। यूजुअली मैं 10 काउंट तक सांसें लेता हूँ, 40 काउंट तक सांसों को रोकता हूँ और 20 काउंट तक सांसों को छोड़ता हूँ। ये मेरा अभ्यास है। इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सहजता से मैं इसको करता हूँ। कोई एफोर्ट नहीं डालनी होती है। अगर आप इतनी देर ना कर पाए तो आप 5 भी कर सकते हैं। आप इतनी देर भी ना कर पाए तो 3 काउंट तक आप सांस ले सकते हैं, 12 काउंट तक सांस रोक सकते हैं और 6 काउंट तक सांस छोड़ सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ 2 बार 1:4:2 ब्रीदिंग करी है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसे शॉर्ट किया है। वैसे मैं इसे 10 बार अभ्यास कर रहा हूँ। तो उसके बाद ओम चैंटिंग करता हूँ। ध्यान मुद्रा में अपने फिंगर्स को रख लंबी गहरी सांस। ओम का उच्चारण। ओम। से मैं 11 बार चैंटिंग करता हूँ। उसके बाद फिर मैं भ्रामरी प्राणायाम करता हूँ। हम्म, थोड़ी देर शांति से बैठकर इन वाइब्रेशन को महसूस करना है। उसके बाद अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों के ऊपर अब सहजता से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अपने चारों बगल देखेंगी।
इसके बाद मैं 10 मिनट बॉडी स्कैनिंग करता हूँ। बॉडी स्कैनिंग मतलब शवासन में लेट जाता हूँ और मैं अपने शरीर के हर अंग को जैसे समझो एक्सरे कर रहा होता हूँ। इसे बॉडी स्कैनिंग बोलते हैं, जो आपकी बॉडी के अवेयरनेस के लिए। और किन किन जगहों पे अवेयरनेस डालनी होती है। एक आपके टॉप ऑफ द हेड, आपको अपनी आंखों को बंद कर शवासन में लेट जाना है। और मैं जो मन ही मन मनन कर रहा होता हूँ, कैसे स्कैनिंग करता हूँ। टॉप ऑफ द हेड, forehead, pit of the throat, center of the chest, belly button, thigh, knee, calf, ankle, toes। ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। टोस, जो पैरों की टोस हैं, उंगलियां हैं, टोस, एंकल, काफ, नी, थाई, बेली बटन, सेंटर ऑफ द चेस्ट, पिट ऑफ द थ्रोट, फोरहेड, टॉप ऑफ द हेड। टॉप ऑफ द हेड, फोरहेड, pit of the throat, center of the chest, belly button, thigh, knee, calf muscle, ankle, toes। मैं शवासन में लेट जाता हूँ और ये स्कैनिंग, इसे बोलते हैं बॉडी स्कैनिंग। यानी मैंने पहले भी बात करी है, जहां आपका ध्यान है वहीं आपकी ऊर्जा है। Where there is your attention, there is your energy। और मैं इस एनर्जी के रहस्य को कभी मैं आपको बताऊंगा। जो आपकी शरीर 99.999999% ऊर्जा है, और ये फिजिकल बॉडी ओनली 0.0001% है ओनली। एंड योर बॉडी इज 99.999999% एनर्जी। और हम अपनी एनर्जी को जब कम करते हैं तो फिजिकलिटी में ज्यादा होते हैं, और जब अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो फिजिकलिटी में कम होते हैं, एनर्जी ज्यादा होती है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देकर बताऊं। जैसे आपके घर में सीलिंग फैन लगे हुए हैं, जब वो स्थिर है तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा आपको महसूस हो रही है। जब आपने फैन को ऑन कर दिया और हाई स्पीड कर दी, तो वो फिजिकल जो एलिमेंट है वो सारी ऊर्जा में बदल गई, और उस पंखे की ब्लेडों को आप गिन नहीं पाएंगे। आप उसको गिन नहीं सकते हैं, इतने ब्लेड हैं हाई स्पीड में। वो क्या हो गई, ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। और वो अभी क्या दे रही है, हवा दे रही है, ऊर्जा। जब वो स्थिर है, वो ऊर्जा आपको प्रदान नहीं कर रही है, पवन ऊर्जा। तो आपने क्या की, सीलिंग फैन की ऊर्जा को बढ़ा दी, तो वो फिजिकल बॉडी से एनर्जी की तरफ ज्यादा बन गई। वैसे ही जो लो वाइब्रेशन इमोशंस हैं, फियर, एंगर, एंजाइटी, हर्ट, हैट्रेड, रिवेंज, रिसेंटमेंट, गिल्ट, सेम, जेलसी, पेसिमिज्म, ये आपको फिजिकलिटी में ज्यादा लाती है। लव, जॉय, पीस, एबंडेंस, फॉरगिवनेस, है ना, ग्रैटिट्यूड, जो कल भी मैंने बताया, ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है। आप पढ़ेंगे इमोशंस एंड देयर वाइब्रेशन एनर्जी। जब आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं तो आप फिजिकल बॉडी से ज्यादा एनर्जी बॉडी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और यही होता है जो आपने सुना होगा कि अरे भाई, उन महात्मा के यहाँ गए, उन संत के यहाँ गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके, मैं बहुत अच्छा फील। दैट्स इट, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो आप जब अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं विद दिस इमोशन, तो आपकी फिजिकलिटी, और तकलीफ कहाँ आती है, फिजिकल बॉडी में। एनर्जी बॉडी में तकलीफें नहीं आती हैं। तो मैं उसी चीजों को जी रहा हूँ विथ गॉड ग्रेस।
अपनी ऊर्जा बढ़ा रहा हूँ और फिजिकल बॉडी से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी तकलीफें जो, क्योंकि ये तकलीफ जो है वो फिजिकल बॉडी में, एनर्जी बॉडी में तकलीफ नहीं होती है। 99.9999% आपकी एनर्जी बॉडी होती है, ओनली फिजिकल बॉडी इज 0.00001%। सो इन्हीं के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि ये आपको काफी अच्छा लगेगा, तो इसको देखें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और जितने लोगों को इससे लाभ मिल सके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। धन्यवाद।